बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास। और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। आज चूंकि इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें मैं बात करूंगा एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर, इसकी डिस्कवरी पे थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स पे बात कर लेंगे। ज़ाहिर है अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप जानते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्टिकल्स एंड ऑल द इंटरेक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। सो इसके लिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम आइसोटोप्स अंडरस्टैंड करेंगे। ज़ाहिर है इसकी इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर की जितनी भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है, आपकी केमिस्ट्री के बुक्स में या आपकी प्रीवियस क्लासेस में आपने इसके मुताबिक कुछ ना कुछ पढ़ा है। सो इट्स एन इजी टॉपिक टुडे। एंड देन इनमें फिर हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ेंगे कि जिसके ज़रिए से हम किसी सैंपल ऑफ एटम्स की हम आइसोटोप्स सेपरेट करते हैं। सो चलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस की तरफ। सबसे पहले हम अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें, एटॉमिक न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया जिसको परफॉर्म किया गाइगर ने और साथ में मैटसन था। इन लोगों ने इसको परफॉर्म किया और वो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के हवाले था? दे बम्बार्डेड, ठीक है, दे बम्बार्डेड thin gold foil with what? Alpha particles. अल्फा पार्टिकल्स जो है ज़ाहिर है ये भी न्यूक्लिया ही हैं। हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है, लेकिन उस ज़माने में उनको ये मालूम नहीं था। हाँ, अलबत्ता रेडिएशंस डिस्कवर हो चुके थे। रेडिएशंस 1896 में डिस्कवर हो चुके थे और अल्फा पार्टिकल 1897 में रदरफोर्ड ही ने डिस्कवर किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल यूज़ हुए उसका जो सोर्स था दैट वाज रेडान सोर्स यूज़ किया गया। रेडान गैस को यूज़ करके उसके अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया। किस चीज़ के ऊपर? थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो थे वो उस ज़माने में इंतहाई हैरानकुन थे। और खुद रदरफोर्ड कहता है कि मैं इतना हैरान था कि जैसे आप किसी स्टील बाल को किसी टिश्यू पेपर के ऊपर टारगेट करते हैं और वो वापस बाउंस बैक हो जाए। यानी उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो है अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। कुछ स्मॉलर एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। और इस बारे में वो कहता है कि जो वापस तकरीबन 160 और 170 और इवन 180 पे जो बाउंस बैक हुए, उन पार्टिकल्स के मुतालिक रदरफोर्ड बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कुछ हैवी पड़ा हुआ है उस थिन फाइल के अंदर जिसने उसको बाउंस बैक किया। अब वो क्या था? इस बारे में उसने कहा कि कुछ उसने यहाँ से ऑब्जर्वेशंस की, यहाँ से उसने कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन किए। एक तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। जाहिर है इनसाइड द एटम की वो बात कर रहा था। इनसाइड एटम ज़्यादातर जो हिस्सा है वो एम्प्टी है, ठीक है। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम is very dense
and is positively charged, और उसको फिर उसने न्यूक्लियस का नाम दिया जो उस एटम के सेंटर पे था। ज़ाहिर है उससे पहले न्यूक्लियस का तस्वुर नहीं था। उससे पहले जो एटम का मॉडल मशहूर था दैट वाज जे थॉमसन्स मॉडल। उस मॉडल के मतलब पुडिंग मॉडल था कि एटम इज़ लाइक पुडिंग, और उसमें जो है प्लम मौजूद है, यानी जैसे आप खीर का कोई बाउल उठाते हैं और उसमें किशमिश डाल देते हैं, तो किशमिश वाज लाइक जो प्लम था वो उसमें नेगेटिवली चार्ज था, और जो पुडिंग था यानी खीर जो था दैट वाज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। सो वो एटम को एक मैटर कंसीडर कर रहे थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, उसमें जगह जगह पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है उस ज़माने में इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे। बहरहाल ये 1911 की बात हम कर रहे हैं। इस ज़माने में न्यूक्लियस जो है पहले इस तरीके से डिस्कवर हो गया। जब न्यूक्लियस का अभी तक ये पता नहीं था कि न्यूक्लियस के अंदर मज़ीद क्या होता है, और इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ ये थी कि उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार किए थे वो टच नहीं हो रहे थे उस गोल्ड के न्यूक्लियाई के साथ, और रीज़न उसका ज़ाहिर है उसने फिर जब देखा तो उसका पॉजिटिव चार्ज ही इसका रीज़न था कि वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो एक ख़ास विसिनिटी तक पहुंच के दोबारा जो है या स्कैटर्ड हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। सो इसीलिए ये है कि ये उसके लिए हैरान कुन था उस ज़माने में कि उस ज़माने में जो है जो मॉडल एटम का मशहूर था उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है और या उसके सेंटर पे बहुत ज़्यादा मास कंसंट्रेटेड होता है, तो ये चीज़ें उसके लिए नई थी। और यहाँ से फिर उसने कहा कि जी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट होता है जो कि इंतहाई डेंसर होता है, और ज़्यादातर मास एटम का जो है उस सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, और बाकी जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो उस सेंट्रल पार्ट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, उनके जो है शेल होते हैं या क्या होते हैं। बहरहाल न्यूक्लियस उसने डिस्कवर कर लिया। अब जबकि न्यूक्लियस के बारे में मालूम हो गया, तब न्यूक्लियस की आगे इस पर मज़ीद काम है, हम उसमें नहीं जाते। बहरहाल हमारा काम न्यूक्लियस में, हमारा इंटरेस्ट फ़िलहाल न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस के अंदर अब मज़ीद क्या होता है ये फिर बाद में 1932 में जेम्स चैडविक 1932 में जेम्स चैडविक उसने क्या किया, डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया कि नहीं जी एटम न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं होते, वहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, दे आर न्यूट्रल। उसका साइज़ प्रोटॉन के साइज़ के आलमोस्ट बराबर होता है, उनके मासेस करीबन बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। तो तब से अब हम ये जानने लगे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर मैं एटॉमिक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। सो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कंबाइंडली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको कंबाइंडली न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन की तादाद को द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, चार्ज नंबर होता है। किसी भी मटेरियल का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज नंबर जो होता है दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट न्यूक्लियस। सो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉन की तादाद उस मटेरियल के ऊपर चार्ज बताता है। और एक प्रोटॉन का चार्ज ऑफ इंडिविजुअल
प्रोटॉन जो होता है दैट इज ई, और आप जानते हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। सो किसी भी न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस इज, अगर मैं इसको Q कह दूं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज Z टाइम्स एलिमेंट्री चार्ज। अगर आपको कूलम्स में लेना है तो, चूंकि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद Z है और हर एक प्रोटॉन का चार्ज E है, तो टोटल चार्ज किसी न्यूक्लियस के ऊपर Z टाइम्स E होगा। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कंबाइनली, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, मास नंबर। और उसके लिए सिंबल जो यूज होता है दैट इज ए इज मास नंबर। ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि A is Z plus N, where N shows the number of neutrons. So अगर आपको न्यूट्रॉन की तादाद चाहिए, किसी मटेरियल का चार्ज नंबर मालूम है, मास नंबर मालूम है, तो आप उससे इजीली उस एलिमेंट का चार्ज नंबर मालूम, इसमें न्यूट्रॉन बता सकते हैं, मास नंबर माइनस चार्ज नंबर, तो ये आपको न्यूट्रॉन की तादाद बता सकता है। मास नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। सो न्यूक्लियंस में चूंकि दो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को हम कंबाइन करें तो हमें मास नंबर मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए आगे न्यूक्लियर फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी जो है मैं अगर इनके मासेस भी लिखूँ, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, लेकिन वो हम जब हम न्यूक्लियर मास की बात करेंगे वहाँ पर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सिंपली दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल नहीं है, एलिमेंट्री नहीं है, दे आर नॉट एलिमेंट्री। वो आगे हम देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी और पार्टिकल से बने जिनको क्वार्क्स कहते हैं। जब हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसका जिक्र करूंगा। बहरहाल दिस इज एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की हमने बात की, उसमें एक बात आपके बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार किए गए वो उस न्यूक्लियस को फिज़िकली टच क्यों नहीं करते, उस जिस गोल्ड फाइल के उस न्यूक्लियाई को फिजिकली के, और उसकी वजह ये है कि उनके फील्ड्स जो हैं दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनके फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं और एक ख़ास विसिनिटी से मज़ीद उसको करीब नहीं आने देते उस अल्फ़ा पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स को, यही वजह है। ठीक, बाकी अगर हम बात करें आइसोटोप्स की, तो वहाँ पे मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद की बात की है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स कि जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो, आइसोटोप्स क्या होते हैं, और ये आप स्कूल में ऑलरेडी शायद पढ़ भी चुके हैं। आइसोटोप्स द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के कई एटम्स ऐसे हो सकते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की तादाद जिनमें सेम हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो। इसका मतलब ये है कि सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट ए, सेम जी बट डिफरेंट ए।
और ये हर बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मौजूद हैं। जैसे मैं कार्बन की मिसाल 612 है और 6C11 भी हो सकता है। ये क्या है, ये एक नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे न्यूक्लियर फिजिक्स में। वो हम कोई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लाइड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लाइड एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है जिसमें एक ख़ास तादाद होती है प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। हम न्यूक्लाइड्स उनको कहते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम मोस्टली न्यूक्लियस के बाहर की चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। वो हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी नहीं करते। हम यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लाइड्स को स्टडी करते हैं। हमारा जो सैंपल होता है अंडर स्टडी, उसमें न्यूक्लाइड्स होते हैं। न्यूक्लाइड्स पर्टिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें ख़ास तादाद होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, और उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये जनरल नोटेशन है, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। बहरहाल यहाँ पे उसका हम चार्ज नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पे मास नंबर लिख लेते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह भी होता है, ये इस तरह या उस साइड पे लिखे होते हैं। बहरहाल ये एक नोटेशन है जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने कार्बन की रेस, ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, कई हो सकते हैं, ये मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं। इस तरह यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। आप 92-235 है, 92-238 है, 92-236 है। तो इनमें आप देख सकते हैं इनमें प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद। आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं आइसोटोप्स जो है किसी मटेरियल के, किसी एलिमेंट के, वो एटम्स के जो जिसका चार्ज नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। बहुत से मटेरियल के, बहुत से एलिमेंट्स के हमारे पास आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। किसी एलिमेंट का आपके पास एक सैंपल मौजूद है और आप उसमें ये देखना चाहते हैं कि उसमें कितने कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, इस यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो उस सैंपल के जो है एटम्स को हम क्या कर लेते हैं, आयोनाइज कर लेते हैं। और जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है ऊपर स्लिट S1 से उन आयोनाइज्ड आयंस को, हम उन आयंस को, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को, उस मटेरियल के पॉजिटिवली चार्ज आयन को इसमें हम क्या कर लेते हैं, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं उसके एकरास। तो वो आयंस जब नीचे स्लिट S2 तक पहुंचते हैं, वहाँ से पास होते हैं, तो परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड में वो इंटर हो जाते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की होती है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये इंटर हो जाते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, उनके ऊपर एक फोर्स लगती है जो उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं। अब जो मास के बेस पे जिनका मास ज़्यादा होता है उसका रेडियस ज़्यादा होता है, और जिनका मास कम होता है उसका रेडियस कम होता है जिस सर्कल में वो घूमने लगते हैं। तो ये कैसे होता है मैथमेटिकली अगर इसको देखें मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो जो आयंस हमने नीचे की तरफ एक्सेलरेट किए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस जो कि डाउनवर्ड हमने एक्सेलरेट की है, दैट इज़ इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल है, उनका चार्ज मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दैट सेटअप। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं दैट इज़ हाफ mv² एंड दैट इज़ इक्वल टू qv। अब यहाँ से मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ, दैट इज़ 2qv डिवाइडेड बाई m। मैंने क्या किया, 2 उधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कैंसिल हो गया, मास इस पे डिवाइड किया, इस पे डिवाइड किया, नीचे आ गया। चूँकि स्क्वायर था मैंने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल सकती है। ये वेलोसिटी उन आइंस की है जो हमने उस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर इंट्रोड्यूस किए स्लिट 2 से जो पास हुए हैं। ये वेलोसिटी, ये वैल्यू याद रखें। अब जब ये स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर इंटर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ पे, जाहिर है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, एंड दैट फोर्स इज़ इक्वल टू
QVB. So this force act is centripetal force. You can also write it this way, mv square by r that equals QVB, क्योंकि F जो है centripetal force, that is mv square divided by r. And from here you can have expression for mass. आप मास को इधर ही छोड़ दें, v स्क्वायर बाई आर उस साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, QVB डिवाइडेड बाई v स्क्वायर बाई आर, वहाँ जाकर r डिवाइडेड बाई v स्क्वायर हो जाएगा। ये v और ये v कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाती है फाइनली, दैट इज m इज इक्वल टू QBR डिवाइडेड बाई v। अब मास इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज उन आयंस का हमें मालूम, b जो है चार्ज इसलिए मालूम होता है क्योंकि ज़ाहिर है किसी एलिमेंट का चार्ज उस एलिमेंट के ऊपर अगर हमने उसको आयनाइज किया है तो हमें मालूम है। नहीं तो अगर आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और उसका चार्ज नंबर तो ज़ाहिर है सबका सेम होगा, सेम एलिमेंट के हैं, तो इसलिए चार्ज का मसला तो नहीं है, वो हमें मालूम होता है। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई की गई है वो भी हमें मालूम होती है। आर जो है उस वो रेडियस होता है जो स्पेक्ट्रोग्राफ में जो है वो पार्टिकल मुख्तलिफ, जैसा कि मैंने कहा मुख्तलिफ पार्टिकल्स मुख्तलिफ रेडियस के साथ वो टर्न कर लेते हैं, तो इसलिए आर तो हमें एक्सपेरिमेंट से मिल जाता है। वी का मतलब वी यहाँ से हम पुट करेंगे और जब ये हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वहाँ पे तो क्या मिलता है, m इक्वल्स QPR डिवाइडेड बाय दिस, that is 2QV डिवाइडेड बाई। अब मैं अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लूँ तो m स्क्वायर इज Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइड बाई 2QP। इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो m है ये ऊपर आकर न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो ये उधर चला जाएगा, ये इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो m की वैल्यू होगी दैट वुड बी Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सॉरी ये Q इस Q के साथ कैंसिल हो जाता है, सो हमें यहाँ पे सिर्फ ये मिलता है 2V, दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द मास। यहाँ से हमें मास मिल सकता है। अब ये जिसका जितना रेडियस होगा उस सर्कुलर पाथ में घूमने का उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसी हिसाब से उसका मास होगा, तो हमें पता चल जाता है कि अगर मुख्तलिफ हमें ट्रजेक्ट्रीज मिलती हैं उस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 मुख्तलिफ रेडियाई है, 3 है, 4 है, तो उतनी तादाद मुख्तलिफ न्यूक्लियाई की, क्योंकि मास और रेडियस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, किसी पार्टिकुलर सेटअप के लिए वोल्टेज हमने अप्लाई किए हमें मालूम है, बी हमने अप्लाई किए हमें मालूम है, चार्ज उन सारे न्यूक्लियाई का चार्ज ज़ाहिर है, कुछ देर पहले हमने बात की जी टाइम क्यू, जी टाइम ई, तो उस न्यूक्लियाई का चार्ज है, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मसला सिर्फ ये है कि अगर हमें आर मालूम और आर उस एक्सपेरिमेंट से मालूम हो जाता है तो डिफरेंट आइसोटोप्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से हम मास मालूम करते हैं किसी पार्टिकुलर आइसोटोप का। और इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर मासेस की बात करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहें।